स्वागत है बिहार बिहार में। बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक, कस्टम कमिश्नर बिहार झारखंड। सर, जैसे कि आप पिछले 2 दशकों से कस्टम विभाग में कार्यरत है, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आमजन कस्टम विभाग को कैसे समझे। कस्टम जैसा हम लोग कहते हैं, एक पूरी तरह इकोनॉमिक फ्रंटियर्स को हम सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। जो देश का इकोनॉमिक बॉर्डर्स हैं, जो देश में ट्रेड स्पेशली जो दूसरे देशों से होता है, उसमें जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, चाहे वो कस्टम टैक्सेशन के रूप में हो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कहते हैं हम, इम्पोर्ट कोई सामान इंडिया में आता है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और कभी कभी कुछ सामान यहाँ से जाता है तो उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। ये दोनों ड्यूटीज़ जो हैं, टैक्सेस हैं, हमारे रेवेन्यू का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कंट्री के रेगुलेशंस होते हैं जो कस्टम डिपार्टमेंट बॉर्डर पे, इकोनॉमिक बॉर्डर पे इन्फोर्स करता है। वो इकोनॉमिक बॉर्डर केवल लैंड बॉर्डर ही नहीं, एयरपोर्ट भी है, लैंड भी है और पोर्ट भी है, बंदरगाह, समुद्र के किनारे जो हमारे पोर्ट है वहाँ पे भी है। तो जो भी सामान आता है, हमेशा से ट्रेड दुनिया में किसी भी दौर में आप लें तो ट्रेड, व्यापार किसी भी देश की इकॉनमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चाहे आप रोमन काल में चले जाएं, चाहे आप प्री इंडिपेंडेंस चले जाएं, चाहे आप ईसा पूर्व चले जाएं, तो उस समय भी हमारा ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट होता था। और आज के दौर में तो ट्रेड और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेड को रेगुलेट करना, जो भी रूल्स बनाए गए, जो भी नियम बनाए गए, और साथ में भी जो भी टैक्सेस आने चाहिए देश को, वो लेजिटिमेट टैक्सेस आएँ, वो निर्धारित टैक्सेस देश को आएँ, ये विभाग का प्रयास रहता है जी। और इसके अलावा एंटी स्मगलिंग वर्क भी हमारे ओवरऑल दायित्व का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देश में, जिसको हम डिस्करेज करते हैं, जो देश में नहीं आनी चाहिए। प्रतिबंधित सामान हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना रहती है। उनकी स्मगलिंग जब होती है तो कस्टम विभाग अपने प्रयासों से ऐसे किसी भी अटेम्प्ट को, जो एंटी नेशनल अटेम्प्ट्स होते हैं, जो स्मगलर्स हैं या जो भी दूसरे लोग हैं जो देश को आर्थिक रूप से अहित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम लोग तत्पर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको हम सेफ करें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। जैसे कि सरकार ने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कई छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टैक्सेस की चोरी होती है, स्मगलिंग की जाती है। ऐसे में क्या कुछ इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है? कहाँ कमी रह जा रही है कि इतनी सुविधा या छूट होने के बावजूद भी ऐसे कार्य हो रहे हैं? टैक्सेशन, जहाँ तक कस्टम टैक्सेशन का सवाल है तो इस पे एक डायनामिक प्रोसेस है। और स्मगलिंग की भी जो प्रक्रिया है या प्रोसेस, जो स्मगलिंग पहले हम समझते थे जिस तरीके से, अब उस प्रकार से स्मगलिंग कम हुई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, लेकिन वो पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में ये चीज़ें कम हुई है। और टैक्सेशन का करेक्ट इवैल्यूएशन एक हमेशा से चैलेंज रहा है, क्योंकि अब जो टैक्स इवेशन स्पेशली इन कस्टम्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें तो एक टेक्निकल इश्यूज़ को लोग, जो हमारे उस तरह के इवेडर्स हैं या जो कस्टम्स के स्मगलर्स हैं, वो हमारे जो नियम हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, और ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में होती है। ऐसा नहीं कि ये केवल भारत में ही होती है, ये अमेरिका में भी है, ये इंग्लैंड में भी है, ये यूरोप में भी है, ये एवरीवेयर ये प्रिवलेंट है, एक तरीका है, मैं ये नहीं कहूँगा। और ये चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज है। स्मगलिंग हो रही है या होती है या हो सकती है, इसीलिए विभाग है वहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए। और आई थिंक जब तक अर्थव्यवस्था दुनिया में रहेगी या जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन है, एक ग्रीड करके, और जो गवर्नमेंट के नियम हैं, जो गवर्नमेंट के आर्थिक रूल्स बनते हैं, उनके खिलाफ कुछ लोग हमेशा कोशिश करते हैं उनका फ़ायदा उठा के
ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से पैसे कमाएं, और उसी लिए इन विभागों को बनाया गया है और बहुत सालों से हैं, कोई इसमें नया नहीं है। और प्रयास रहता है कि जो गवर्नमेंट के नियम बने हैं, आर्थिक नियम एंटी स्मगलिंग के लिए, ट्रेड के लिए, उन नियम को हम लोग एनफोर्स करें। अगर ट्रेड कस्टम्स की बात करें तो नेपाल देश का जिक्र होना मतलब जायज़ है। कहते हैं कि नेपाल हमारे देश के 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर साझा करता है और कहा जाता है कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन गुड्स होते हैं नेपाल में, उसका सबसे बड़ा स्रोत भी है। इस पे क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम, नेपाल जो है, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है, जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है या जितना मेरी नॉलेज है, ये पूरे विश्व में अपने आप में सबसे यूनिक बॉर्डर है। इस बॉर्डर में 2 सॉवरेन कंट्री हैं जिनके बीच एवरी डे, हर दिन करीब 10 लाख लोग आते जाते हैं। एवरी डे ऑलमोस्ट, मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बट करीब 10 लाख लोग इधर से उधर जाते होंगे, उधर से इधर आते होंगे। एकदम पोरस बॉर्डर है। केवल बिहार का पार्ट जो मेरे पास है 726 किलोमीटर का पार्ट है, और ये जो 726 किलोमीटर है, ये कोई दुर्गम पहाड़ियाँ या कोई बहुत जंगल नहीं है। इसमें एकदम समतल एरिया भी है जहाँ पे मार्केट है। आप जैसे जोगबनी और उधर विराटनगर देखेंगे तो लोग इधर से पैदल जाते हैं, वहाँ सामान खरीदते हैं और वापस जोगबनी में आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। यही नेपाल के साइड से भी होता है। ऐसे रक्सौल है, बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है, मतलब लैंड कस्टम में एक्सपोर्ट के लिए इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है वो। तो इंडो नेपाल बॉर्डर एकदम पोरस बॉर्डर है। यहाँ कोई इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की तरह या इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की तरह कोई फेंसिंग नहीं है। और नेपाल के साथ हमारी एक बहुत स्पेशल ट्रीटी है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है, जैसा कहते हैं यहाँ की भाषा में। तो उसके साथ ही ट्रेड भी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि नॉर्मल जो दैनिक प्रक्रिया है वो भी नहीं रुके, जो उस ट्रीटी में दोनों देशों के बीच जो ट्रीटी है उसकी मर्यादा का भी पालन हो, और साथ साथ जो इकोनॉमिक रूल्स या रेगुलेशंस भारत के लिए बनाए गए हैं पूरे देश के लिए, वो नेपाल पर भी हम उसको लागू करें, वो भी नेपाल के लिए भी लागू हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी इंडिया से एक्सपोर्ट उसका बैन हो जाता है। जैसे प्याज के एक्सपोर्ट को हम कभी बैन कर देते हैं, कभी हमारे ऐसे आदेश आते हैं। तो अब पूरे उसको यूरोप के लिए बैन करना आसान है, क्योंकि यूरोप में जब प्याज जाता है वो समुद्र के रास्ते जाता है, जहाज़ों से जाता है। नेपाल पे प्याज जाना वो साइकिल से भी जाता है। वो सैकड़ों साइकिल्स हैं जिसको लेके लोग जाते हैं। तो हमारे ऑफिसर्स के लिए ऐसे रेगुलेशंस को एनफोर्स करना एक चैलेंज रहता है। और कस्टम के ऑफिसर्स, हमारे कस्टम के सिपाही और साथ साथ और भी एजेंसीज हैं, एसएसपी हैं वहाँ पे, हम लोग मिलकर जो भी सरकार नियम बनाती हैं, जो भी सरकार कस्टम में के रेगुलेशंस बनाती हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए, और साथ ही साथ इंडो नेपाल ट्रेड वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। जो लेजिटिमेट ट्रेड है उसके कुछ रास्ते हैं, जैसे LCS लैंड कस्टम स्टेशन और LPAI लैंड पोर्ट अथॉरिटी से ही वो ट्रेड होता है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वो जो स्टेशंस होते हैं वहाँ से ट्रेड होता है। जैसे हमारे यहाँ रक्सौल है और जोगबनी है, और लैंड कस्टम स्टेशन करीब 12 हैं हमारे पास। बीटामोड़ है, सोनबरसा है, बरगनिया है, इस तरीके से करीब 12 हैं, गलगलिया है। तो यहाँ से ट्रेड होता है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल के पास अपना कोई बंदरगाह नहीं है, कोई समुद्री पोर्ट नहीं है। तो नेपाल को सारे सामान की काफ़ी मेजर जो पोर्शन है उस सामान की आपूर्ति भारत से होती है। हम नेपाल के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। अकेले रक्सौल से नेपाल को करीब 28 से 30 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। उसमें ऑफ कोर्स पेट्रोलियम है, आयरन एंड स्टील है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत यूनिक बॉर्डर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत की बहुत इम्पोर्टेंस है। काफ़ी सामान यहाँ से जाता है, जो हमारे लैंड कस्टम स्टेशन हैं वहाँ से। इसके अलावा नेपाल से हमारा इंपोर्ट भी आता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेपाल से इंपोर्ट करते हैं, और वो भी इन्हीं लैंड कस्टम स्टेशंस और जो आईसीपी हैं, इंलैंड आईसीपी उनको हम कहते हैं, इंलैंड कस्टम पोर्ट्स, वहाँ से इंपोर्ट होता है। तो एक बहुत यूनिक बॉर्डर है, जैसा मैंने कहा 726 किलोमीटर का एक टोटल पोरस बॉर्डर है, जहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं, शादी विवाह होते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। और साथ ही हमारे लिए ये चैलेंज भी है कि यहाँ पे एंटी स्मगलिंग जो कार्य है हमारा, वो भी होता रहे। ऐसा कोई ऐसी चीज़ें नहीं हों जो हमारे देश के लिए, जो हमारे रूल्स के खिलाफ हों, जो हमारे कस्टम रेगुलेशंस हैं उसके अगेंस्ट हों। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि इंडो नेपाल बॉर्डर एक यूनिक बॉर्डर है, और जहाँ लाखों की मतलब लोग आते जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो अगर बात करें तो बड़े पैमाने पे ये जो भी काम होते हैं, जो कस्टम विभाग का काम है, वो बड़े आसानी से हो सकता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करें छोटे जगह की, जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है या अभी वो इतने विकसित नहीं हुए, तो ऐसे में क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है कि ताकि वहाँ पे भी चीज़ें स्मूथ वे में चले? चाहूंगी बिहार के संदर्भ में ही आप बताएं। जी, हमारे टोटल 14 के आसपास हमारे टोटल लैंड कस्टम स्टेशन हैं। उसमें 2 बहुत बड़े हैं। रक्सौल सबसे बड़ा है और जोगबनी उसके बाद है। रक्सौल से हमारा, जैसे मैंने कहा, करीब 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। जोगबनी से ये नंबर उससे कम है, रक्सौल के मुकाबले छोटा है, करीब 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जोगबनी से होता है। तो इन दोनों जगह पे तो अब आईसीपी हो गई है, उसे इंलैंड कस्टम्स पोर्ट के नाम से हम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो छोटी जगह हैं, जैसे गलगलिया है किशनगंज में, बरगनिया है सीतामढ़ी में, भीटामोड़ है सीतामढ़ी में, सोनबरसा है सीतामढ़ी में, ये छोटे पोर्ट हैं। यहाँ से भी सामान का आदान प्रदान हमारे ईडीआई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज जैसे कस्टम की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रणाली के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वहाँ से होता है, उसके माध्यम से होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस हम लोग के नॉलेज में हैं। हम लोग समय समय पर अपने शीर्ष अधिकारियों को भी बताते हैं, और वहाँ भी हम लोग इन पे प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको और बेटर कर सकें। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे ऑफिसेज हैं, जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी हैं, जो वाईफाई वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक और जो आईटी के सिस्टम्स हैं, उन सबको और सुचारू रूप से बेहतर कर सके। और इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-10 साल में आप देखेंगे कि और भी जो ये एलसीएस हैं बहुत अप टू डेट हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं, और ट्रेड बहुत स्मूथली होता है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड में मतलब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, बेहतर हो रही हैं, सुधार आ रहा है। सर, आपसे और भी पहलुओं पर बातचीत करेंगे दर्शकों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए बिहार बिहार के साथ।